मैक्सिमम बांद्रा पुलिस स्टेशन के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। बहुत दिनों बाद बिना किसी नोटिफिकेशन के आज सुबह मैंने अचानक में ये पोस्ट कर दिया कि आज मैं कुछ फ्रॉड रिलेशनशिप्स के बारे में, फ्रॉड्स एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। जो लोग मुझे नहीं जानते आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ शबनम शेख, पिछले 20 साल से मैं हेल्प केयर फाउंडेशन चला रही हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे लड़ने की, मेरे स्टैंड लेने की वजह जब भी होती है वो किसी ना किसी इंसान को जस्टिस दिलाने के लिए होती है। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता आपका जेंडर क्या है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता आपकी कम्युनिटी क्या है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका लेवल क्या है। नाउ बेसिकली आज इतना गुर्राते हुए बोलने की वजह, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉड्स। फ्रॉड्स का तो कोई लेवल, कोई तबका है नहीं। आज जो पॉकेट मार होते हैं कल को बैठ के ये बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, चाहे वो जुए की हो, वो सट्टे की हो, वो स्मगलिंग की हो, वो इलीगल धंधों की हो, फिर वो आगे चल के वो बड़े साइबर क्रिमिनल बनते हैं। तो ये बेसिकली फ्रॉड्स का ये एक ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से चोरी वो इतनी सी की जाए, वो चोरी बड़ी की जाए, चोरी चोरी होती है। मैं बेसिकली पैसे का लेन देन नहीं करती। मुझसे कोई पैसा मांगता है तो मैं साफ साफ मना करती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी पैसा दिया रिलेशन खराब हुआ है। क्योंकि पैसा लेने वाला इंसान तभी पैसा रिटर्न कर पाएगा, ऐसा हमारे हदीस में है कि आप जब किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप उधार लेते समय अगर ये सोचेंगे कि अल्लाह मुझे ये पैसा मुझे मिल जाए और मैं इसे जल्दी चुका दूं, आप चुकाने के बारे में सोचोगे तो आपको वो पैसा जरूर मिलेगा। आप ये सोचोगे कैसे मैं इसका पैसा लूं और कैसे मैं इसको फंड करूं, पता नहीं आपकी मेंटालिटी वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। एक चोर भी रोज सुबह अपने घर से नहा धो के रेडी होके निकलता है, अपने जो भी स्पॉट पे जाता है, तो वो डेली रेडी होके जब बाहर निकलता है तो वो भी काम पे निकलता है, वो भी काम पे निकलता है। वो क्रिमिनल्स जो भी गंदे काम करते हैं वो भी काम पे निकलते हैं। आज जितने मैं देखती हूँ कि जितने केसेस बनते हैं उतना हमारी कस्टडी जो है वो बढ़ती जाती है, अंदर प्रिजनर्स बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, अचानक उसके ऊपर एक केस हो जाता है, उसकी वो जॉब छूट जाती है, उसकी वो जो नॉर्मल लाइफ वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वजह क्या है? एक पुलिस केस एंड लाइफ खराब। एक पुलिस केस लाइफ खराब क्यों? क्योंकि आप क्रिमिनल का टैग आ जाता है। फिर जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है वो बेसिकली आपको हायर नहीं करती, बोलती है आपके ऊपर पुलिस केस है तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत देता है, आप जब तक का क्रिमिनल साबित ना हो, आप कन्विक्ट ना हो, आप क्रिमिनल नहीं होते। लेकिन वो उनके लिए होता है जिनके ऊपर झूठे केस बने होते हैं। हाँ, ये जो सेल्फ बदमाश होते हैं, जो खुद चोरियां कर रहे हैं, खुद डकैती कर रहे हैं, खुद स्कैम कर रहे हैं, खुद लूटमार कर रहे हैं, उनको कोई कन्विक्शन की जरूरत नहीं। दे बेसिकली पेटेंट देमसेल्फ एज अ क्रिमिनल। उन्होंने जैसे कि शबनम जी अभी आप एफआईआर की बात कर रही हैं, पिछली बार आपके ऊपर भी एफआईआर बना था, आप 25 दिन अंदर थी जी। वहां पे एक लेडी से मुलाकात हुई थी जिसकी जमानत होके मुझे लगता है 3 या 4 साल हुए थे। जमानत के 6,000 रूपये भरने थे, 7,000 भरने थे, लेकिन 7,000 भरने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई घर का आ नहीं रहा था। वो आप बोलो फिर मैं बोलूं। वो कुछ मुझे लगता है 3-4 साल से वो कंटिन्यू सजा काट रही थी। सजा ही नहीं थी एक्चुअली। तो जो 6-7 हजार रूपये जो भरना था, जैसे अभी आपने बोला था कि एक एफआईआर बनती है, उसके ऊपर लोगों की लाइफ खराब हो जाती है। वो भी औरत की जो एफआईआर बनी थी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर थी। जो 6,000 के लिए वो उसको बेल मिलने के बाद भी 6,000 नहीं भरे जा रहे थे, उसके लिए वो बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे कितने सारे झूठे केसेस हैं बनाते हैं पुलिस वाले, और उसमें क्या फायदा होता है, लोगों की जिंदगी स्पॉइल करने में क्या उनको मजा आता है, इसके ऊपर थोड़ा मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, मशवरा जानना चाहूंगा। पहली बात तो देखो, हमारा सिस्टम है ना परफेक्ट है, सिस्टम में बैठे लोग इम्परफेक्ट है। जो पता नहीं जो सैलरी उनको मिलती है शायद वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस हिसाब से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के काम करते हैं। वो ओथ लेते हैं, जब वर्दी पहनते हैं तो ओथ लेते हैं कि हम समाज की और कानून की सुरक्षा करेंगे, और सुरक्षा करने की ओथ लेते हैं, और वो
सुरक्षा खुद भंड करते हैं। कब? जब वो किसी भी बेगुनाह के खिलाफ केस बनाते हैं। वो आप अपने रिलेशन में बना रहे हैं, कमर्शियल ट्रेंड पे बना रहे हैं। रोज हम कितने ऑफिसर्स के खिलाफ आर्टिकल पढ़ते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि उम्दा ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके के ऑफिसर डेली सामने आते हैं। वजह क्या है? आपकी पगार इतनी, आपकी प्रॉपर्टी इतनी, बनती कैसे? मुझे बताओ, बनती कैसे? आप पगार को लेके जाके, मैं डिपार्टमेंटल सर्विस में जितने ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको जो सैलरी मिलती है, सरकारी तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह जो मिलती है वो बेसिकली हमारे टैक्स से मिलती है। यस, आई एम अ टैक्स पेयर, आई हैव गॉट कंप्लीट राइट्स टू टॉक अबाउट। सो बेसिकली आपको पैसा लेके जाके ऐसी कौन सी जगह पे बोते हो, सीड बोते हो, उस पैसे को सीड बना के बोते हो कि उसका एग्रीकल्चर ऐसा होता है कि यू गेट वंडरफुल रिटर्न्स। उसका रिटर्न्स ऐसा होता है कि आप पता नहीं लगाते हो, 100 की नोट तो कितने, वो 100 डॉलर की निकलती है, लगता है वो जब पैदा होता है तो इतनी ज्यादा हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घरों से, उनके पास से पैसे मिलना, बरामद करना, ये सब कुछ बताता है कि कितना हमारा सिस्टम में ईमानदारी बची है। तो जो बेगुनाह लोगों पे केसेस बनते हैं, ये सिर्फ कुछ ही होते हैं, पूरा नहीं, पांचों में ये एक बराबर नहीं होते। कुछ रिश्वतखोर ऑफिसर्स की वजह से बंद तो जाती है। अब जैसे साहिल ने उस केस का जिक्र किया, साहिल, उस लेडी को बेल होके 7 साल हो गई थी। बहू केस बना के माँ बेटे को तभी 498A में अरेस्ट किया जाता था। मैं बात करूं 2019 में, जब मैं उस लेडी को जेल में मिली थी, तभी ऑलरेडी 7 साल हो चुके थे। माँ ना उसका कोई रिलेटिव है, माँ बेटे पे बहू ने केस बनाया था। अब पता नहीं वो केस का क्या रिजल्ट था, क्या था, बेल होके 7 साल हो चुके थे। माँ बेटे का दूसरा और कोई रिलेटिव था ही नहीं साहिल जो छुड़ाने के लिए जाए। आप समझ रहे हैं? तो बेगुनाहों पे जब केस बनते हैं, आपको नहीं पता 4 दीवारी के अंदर क्या होता है। जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं, शायद उनके कान तक पहुंचते हैं तो वो कोशिश करते हैं कुछ इन्फ्लुएंस लगाओ, यार नहीं, वो कुछ एनजीओ को कांटेक्ट करो, कुछ सोशल वर्कर्स को कांटेक्ट करो, इनको छुड़ाने की कोशिश करो, तो कोशिश भी कर लेते हैं, वरना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इंसानियत लोगों में मर गई है, खत्म हो गई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मेन मसला ही मुद्दा यहाँ पर है कि आप खुद इंसान हो, इसका खुद को एहसास होगा, तभी आप दूसरों को इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने आज सुबह सुबह उठ के देखा, कोई 2 अकाउंट्स बेसिकली, कोई एक मेरी पुरानी वीडियो को फर्स्ट क्लास एडिट करके उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। फेक आईडीज थी या ओरिजिनल आईडी थी या जो भी उनकी मर्जी थी। आपके पास ये वीडियो आ कहां से रहे? व्हाट आर दी सोर्सेस बेसिकली? और मैं आपकी इतनी फेवरेट हूं कि आप 2017 का वीडियो उठा के बोलते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप उस वीडियो को गौर से पूरा वीडियो देखा है कि सिर्फ वो मैंने 2-4 जो हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया या मेरे 2-4 जो थप्पड़ पड़े हैं वो आपने देखे हैं? आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा। मैं फिर कहूंगी, 2019 से पहले के बने हुए वीडियोस में अगर मैंने किसी के मन को ठेस पहुंचाया है तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहती। मैं वैसा इंसान हूं कि मैं मरते वक्त तो ये सोचूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान ना हो जिसका दिल मैंने कभी भी दुखाया हो। आप समझ रहे हैं? मेरी मानसिकता ये है। अब उस औरत को उस पति ने कितना गंदा ट्रीट किया था, आप बोल रहे हैं कि मैंने सेक्स वर्ड का इस्तेमाल हिंदी में कर लिया क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश में उसको रैप करके नहीं बोला, क्योंकि सारे के सारे व्यूअर्स इंग्लिश नहीं समझ पाते ना। ये मैंने बाद में समझा कि मुझे वो समझे ना समझे, मुझे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। इवन जो मुझ पे पॉक्सो का केस फाइल हुआ है, वो पॉक्सो का केस भी फेक फाइल हुआ है। आज तक कोई कंप्लेनर कोर्ट पहुंचा नहीं है। तो आप भी जो क्या बोलते हैं, फैब्रिकेटेड वीडियोस लेके खड़ा होना चाहते हैं, तो सोर्स ऑफ वीडियो को साबित करने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता है, जो भी इंसान, ऐसा लगता है कि आज वो मैंने दो आईडीज को रिपोर्ट किया, इमीडिएट वो आईडीज से वो वीडियोस डिलीट हुए बिकॉज दोज आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। आपको इतनी प्रॉब्लम है। मैंने साहिल लेटेस्ट बताती हूँ, मैंने 2 दिन पहले पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए यस मैडम से किसी को बुलाया था। तो वो जैसी बंदी आई, इन फिक्शन ऑफ मिनट्स उसने बैग प्रोडक्शन का लोगो देखा। देन जब वो मेरे रूम में अंदर आई तो उसने मुझे देख के 2-3 सवाल किए। पहले तो उसने पूछा, आपको मैंने टीवी पे देखा है? तो मैंने बोला हो सकता है। तो फिर शी सेड, हाँ बिग बॉस पे आए? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिग बॉस पे आपके पति आए थे? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती, अच्छा आप वही हो जिसने सलमान खान पे केस किया था? ये करेक्ट है, यही सही था। अच्छा फिर क्यों आपने उसमें क्या किया, क्यों हटा दिया केस?
मैंने सच का साथ दिया। मैं आज भी लाइव बोल रही हूँ। मुझे सलमान खान की तरफ से, बिग बॉस से, वायाकॉम 18 से, कलर्स चैनल से या एंडरमॉल से, ये 5 लोगों से आज भी 5 का नाम लेके बोलती हूँ। मुझे कोई ब्राइब नहीं मिली, मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया इनके साथ में केस विड्रॉ करने के लिए। मैंने केस पे इन्वेस्टिगेट किया कि कहां तक मैं पहुंची, कौन सच बोल रहा है। एमएलसी चाहिए थे, एमएलसी नहीं पाने की वजह तक पहुंची, एंड आई फाउंड इट द वे एंड आई टर्मिनेटेड द केस। यहाँ पे जो लोग आते हैं ये बहुत सोच समझ के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी पुलिस स्टेशन, डीसीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ये क्या कहते हैं अपने एरिया की कॉर्पोरेटर्स, एमएलएज, एमपी, सबके धक्के खा चुके होते हैं। जब इनकी कोई नहीं सुनता ना, तब ये मेरे पास आता है। तो जो बेसिकली यहाँ तक आते हैं तो वो बहुत निराशावादी होते हैं। उनकी लाइफ को पार लगाना मेरा काम है। लोगों को ऐसा लगता है मैं औरतों का साथ देती हूँ, महीने में एक डिवोर्स नहीं होने देती हूँ। महीने में एक डिवोर्स। अगर लोग प्रॉफिट के लिए नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं तो ऐसे कितने डिवोर्स कराएंगे डेली के? जो हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड जो पेपर्स बनाते हैं, मुश्किल से साल में 2-3 डिवोर्स के पेपर्स उनको बनाने पड़ते हैं। अभी जब मैं उनको फोन करूँ तो बोले आप डिवोर्स के लिए, बिकॉज नोबडी बिलीव्स कि मैं डिवोर्स होने दूंगी। मैं आती हूँ सब्जेक्ट पे भी। अच्छा, मैं उस ब्यूटिशियन की बात करी, इस मैडम वाली, बोले मैम अभी आपकी वीडियोस नहीं आते। आप पहले बिठाकर लोगों को काउंसलिंग करते थे, हस्बैंड वाइफ की जब बातचीत होती थी हम आपको देखते थे, आपके आते थे। फिर उसके बाद में लॉकडाउन से जो आप ही जैसे और एक भाई है उनके भी आने लगे, वो भी सेम आपके जैसे वीडियो बनाते। मेरी नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता। अब मैं किसी को नहीं जानती तो मैं यही कहूंगी, लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि कोई बिल्कुल इसी तरह काउंसलिंग कर रहा है, लोगों के घर जोड़ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आई फील बहुत खुशी होती है। कौन पहले आया कौन बाद में आया ये मैटर नहीं करता है, काम कौन सही कर रहा है ये मैटर करता है। आई नीड अ सिप ऑफ वाटर। मैं आती हूँ मेरे फेवरेट्स के पास। लोग सोचते हैं व्हाट आई डू, बेसिकली व्हाट डू आई डू एंड क्या क्या करती हूँ। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है क्या क्या करती हूँ। यस ऑफ कोर्स बहुत कुछ करती हूँ और मैं फ्री बिल्कुल नहीं बैठती। मेरे लिए कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, वो दोनों एक बराबर है। लोगों ने आज मैंने देखा कुछ पेजेस ऐसे उठा के मैन फॉर इंडिया, मैन फॉर सपोर्ट, मैन फॉर दिस, मैन फॉर दैट, वो उठा के पेजेस में शेयर करते हैं। आपको पता मेरे पास 50% केसेस मर्दों के हैं। आपको क्या लगता है हमेशा औरतें बहुत सरल, बहुत सीधी, बहुत शरीफ और बहुत अच्छी होती? बॉस, पांचों में एक बराबर नहीं होती। आपने एक केस को मुझे गुस्सा करते हुए सुना है। मैंने कल भी एक लेडी को डीएम किया, बताया। आप लिटरली देखेंगे, मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा है, एंट्री बुक दिखाते हुए मैंने उस बंदी का सिर्फ नाम लिखा है कल की डेट पे। उसने जैसे ही नाम बोला, इन द वे शी स्टार्टेड, ना दिस इज सी, आई विल शो यू। क्लाइंट नंबर 3, उसका नाम एंड देन डीएलबी। वजह क्या है पता है? उसने जैसे ही अपना नाम बताया, सो शी इज फ्रॉम समवेयर, नाम बताते ही बंदी ने बताया कि मैं मेरे हस्बैंड से परेशान हूँ, लेकिन मुझे आपको बहुत डिटेल में बताना है। मुझे देखो मेरे पास टाइम नहीं है, आपको शॉर्टकट में बताना होगा, डिटेल स्टेटमेंट आपका बाद में होगा। आप अभी मुझे शॉर्टकट में बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी सेड के मेरा एक, अब ध्यान से सुनिए, केस क्यों नहीं लिया। लोगों ने मेरे वॉल पे लिखा, आज किसी इडियट ने हेल्थ केयर फाउंडेशन के गूगल मैप पे जाके 1 स्टार दिया। मेरे समझ में नहीं आया क्यों। गूगल मैप में प्रॉब्लम था, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अगर आप हेल्थ केयर में आए हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तब आप कह सकते हो, बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, आप हेल्थ केयर में आए और आपका केस ही नहीं लिया, वजह आप ही होगे ना। मुझे तो, मैं आपको जानती नहीं हूं, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हो, वो जेन्युइन नहीं लगी होगी तभी नहीं लिया होगा ना। अब ये लेडी की बात कल की, एक स्मॉल एग्जाम्पल। बंदी कहती है मैं कोई बड़े खानदान, बहुत बड़े कबीले की, अंसारी वगैरह कुछ तो वो बोल रहे थे, और बोलती वो बंदा कोई निचली जात का, पता नहीं, वो 2-3 सरनेम मिला के उसने उस बंदे का एक सरनेम बोला। आई सेड व्हाट? बोलती उसने मेरे पीछे प्यार मोहब्बत के लिए पड़ा था, मुझे प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने घर पे शादी का रिश्ता भेजा, वो नीची कम्युनिटी का था, तो माँ बाप ने शादी नहीं की, मेरी शादी कहीं और करा दी। साइड लिसन टू दिस केयरफुली, माँ बाप ने शादी कहीं और करवा दी, लेकिन क्योंकि ये बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो इसने लेटर्स भेज भेज के और पोस्ट भेज भेज के उसका तलाक करा दिया।
ठीक है, बंदी अपने मायके में वापस आ गई, माँ बाप ने फिर भी उस बंदे से शादी नहीं कराई, उसने दोबारा रिश्ता भेजा, ऐसा उसकी कहानी। फिर कहती वो जब बोल रही मैं खाली सुनते जा रही हूँ, मेरे ना फेस के एक्सप्रेशन से ना अचानक से ना समझो कि हाँ वो ऐसे चेंज हो जाते हैं, वो अपने आप हीरोइन से विलेनिस तक चले जाते हैं एक्सप्रेशंस मेरे, while listening दिस फेक स्टोरीज। खुद कहती है कि दूसरा फिर उसने जैसी मैके में आ गई, दूसरी बार भी उससे मेरे पेरेंट्स ने शादी नहीं कराई, इन्होंने कहीं और करा दी शादी। अब जाके उस बंदी को वहां पे एक बेटी हो गई, आशिक ने पीछा छोड़ा नहीं, इसने वहां पे भी फोन, अब पहले तो खाली लेटर था, थोड़ा पुराना था ना स्टाइल, फिर थोड़ा नया आया तो फिर वो फोन वाला भी शुरू हो गया, तो फोन लेटर्स भेज भेज के इधर उसने उसके घर में डिस्प्यूट क्रिएट किया। तो हस्बैंड ने बहुत मारता था, सेकेंड हस्बैंड बंदी का बहुत मारता था, ध्यान से सुनिए, बंदी ने सेकेंड शादी करी, सेकेंड हस्बैंड बहुत मारता था। तो जब आशिक ने कहा आ जाओ छोड़ के सब कुछ, कैसे भी निकल के आ जाओ, तो बंदी ने क्या किया, अपना बच्चा लिया और वो आशिक के लिए भाग के आ गई। अब वो फिर आ गई मैके, माँ बाप ने फिर कहते हैं तीसरी शादी नहीं कराई उससे, व्हाट अ क्रेज, कम्युनिटी बिरादरी, ओके। फिर बंदी कहती है पिछले 8 साल उसके साथ वो रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में, एक ही घर में, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा था। फिर उसने किसी एनजीओ को, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने थोड़ी मदद की, लोगों ने स्टैंड लिया उसके लिए कि इतने साल से उसको ऐसे ही रखा है, शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो फाइनली बंदी ने उस बंदे से शादी करने का वो क्या बोलते हैं योग्य प्राप्त किया, और उसमें बहुत लोगों का योगदान लगा, और उस बंदी की तीसरी शादी अपने आशिक से फाइनली हो गई। आई सेड अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि आशिक ने अब किसी और से शादी कर ली। आई सेड मेरे से क्या मदद चाहिए, बंदी सूख के काटा, मतलब उसे एक्चुअली ना डॉक्टर की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो मैं बोला अब मुझसे क्या चाहिए, लेट मी फिनिश साइड। वो बंदी के झूठ का लेवल देखो, वो बंदी के झूठ का लेवल, मतलब अब प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती है कि देखो अगर मेरी मम्मी आपको अभी मिलेगी ना, तो मेरी मम्मी सब कुछ बोलेगी कि मैंने खुद किया, उस बंदे ने कि नहीं किया करके नहीं बोलेगी, मेरी मम्मी बोलेगी सब कुछ मैंने खुद किया। तो मेरी मम्मी कहा आपकी, तो बोलती बाहर बैठी, मैं उनको अंदर क्यों नहीं ले, बोलती मेरे खिलाफ बोलेंगी। देन अब आप चाहती क्यों, मुझे उसी के साथ रहना है। मेरी कैसे पॉसिबल है, वो किसी और से शादी कर लिया, सो मेस्मराइजिंग, छोड़ दो उसको। बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूं ना, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मेरी कितना महीना प्रेग्नेंट, 3.5-4 महीना प्रेग्नेंट। डैम श्योर वो बंदी प्रेग्नेंट नहीं थी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ये बोलते हैं ना लोगों का जुनून होता है, मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, तो वो सिर्फ एक जुनून था। तो जैसी जब मुझे आपको नहीं लगता कि वो लड़के ने कुछ आपसे रंजिश निकाली, किससे, लड़की से, इससे शादी करने के बाद फिर उसे किसी और से उसने शादी की, रंजिश है, नकारना, बेइज्जती, उससे अगर मोहब्बत होती थी तो दूसरी शादी नहीं करता। सुनो यहाँ पे मैं अभी तुमको फिर एक क्लैरिफिकेशन दूंगी, और ये देखो ये मर्दों के लिए, प्लीज ऑल द बॉयज कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। तुम्हें यहाँ लगता होगा कि वो लड़की की लाइफ उस लड़के ने खराब की, रंजिश निकाली, आशिक था, 3 शादियां हो गई और फिर उसने जाके किसी और से शादी कर ली। डूड ये पूरे के पूरे सेशन में, ये पूरे के पूरे सेशन में उस बंदी की पहली शादी, दूसरी शादी और तीसरी शादी तक में वो बंदी गल के इतनी पतली, लिटरली मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन, उसको ट्यूबरक्लोसिस का लास्ट स्टेज होगा, आई एम डैम कंफर्म, उसका जो स्टेज था बॉडी का 100%। मैंने इतने पेशेंट्स का इलाज करवाया, उसको ट्यूबरक्लोसिस का लास्ट स्टेज था। क्या होता है कि इंसान इतना मानसिक त्रास से गुजरते 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 उसका वो स्टेज आ जाता है कि उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करता। देन यू स्टैंड एज अ मेल एंड सी इट, तुम जवान हो, तुम यंग हो, तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू नीड योर परफेक्ट पार्टनर, एंड वेन यू आर गेटिंग योर पार्टनर शी इज नॉट परफेक्ट, तो यू नीड अ पार्टनर टू। जो बंदी ने 3 शादियां कर ली है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था लिविंग में 8 साल रहने के लिए। तो जो बंदे ने उसकी फिजिकल फीचर्स दिखे, आप एज अ फीमेल बोलो, उसके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल भी फिट नहीं थे, तो वो उसके बंदे का दूसरी शादी करना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है, बंदी इतनी बीमार है। तो ये जिद जो है ना, ये फेक फ्रॉड रिलेशनशिप्स, ये सब उसका नतीजा है बेसिकली। Yes, Sahil, you have lot many questions to ask me on this. Okay. मैं बात कर रही थी रिलेशनशिप्स के ऊपर, ये आए हम फ्रॉडुलेंट स्कैम्स के ऊपर। रिलेशनशिप्स
क्यों लोगों को इतनी जरूरत पड़ती है कि अपने हस्बैंड को बाहर जाने देने की या अपने वाइफ को बाहर जाने देने की। हम बात आज रिलेशनशिप्स की कर रहे हैं। एक बंदी, उसका मैटर लिया मैंने, कहती है मेरा हस्बैंड यहाँ से अटलांटा गया, यानी यूएस गया, अटलांटा गया और वहां पर जाकर वो किसी काम से गया था और किसी प्रॉब्लम में अटक गया। प्रॉब्लम में अटक के मुझे कहा कि जल्दी से, वाइफ पे कह रहा है कि जल्दी से मुझे आप एक पेपर बना के, पहले उसने मुझे ऐसी स्टेटमेंट में लिखा है कि मुझे एक पेपर बना के भेजो कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरी और तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है एंड आई एम सिंगल। तो मैंने बोला कौन सा पेपर भेजा तुमने? बंदी लास्ट तक भी मुझे बता नहीं रही है। जब पूरी बात सुन ली मैंने उसकी, तो मतलब पेपर बताओ कौन सा पेपर? उसने एक्चुअली म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स बना के भेजा था। हस्बैंड के बोलने पे यूएस भेजा उसने एक म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स बना के कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तुम्हारे से कोई कनेक्शन नहीं, वी आर डाइवोर्स, नो मोर रिलेशनशिप बिटवीन अस। 2 बच्चे ऑलरेडी उसके। बंदी कहती है मेरे हस्बैंड ने कहा मैं प्रॉब्लम में अटक गई, नहीं तुम्हें को अरेस्ट कर लिया जाएगा। सी द बेवकूफी ऑफ दैट वुमेन। वो जो औरत थी ना, वो फिर भी सीधी। उसने अपने पति को बचाने के लिए अपने 2 बच्चे लेके यहाँ इंडिया में बैठ के, यूएस में पति किसी ट्रैप में फंस गया, उसने एक म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स बना के भेजा। जैसी यहां से वो हार्ड कॉपी यूएस रीच्ड हुई उसके पास, हार्ड कॉपी है, वो कहती है हार्ड कॉपी रिसीव किया। हार्ड कॉपी रिसीव करके मुझे फोन किया, फोन करके बोलता है सुन पेपर मिल गया मुझे और अब मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। टेल मी व्हाट टू से इन दिस चीज। अब उसके हस्बैंड ने, ये उसकी फर्स्ट वाइफ है, हस्बैंड ने दूसरी किसी से शादी की, नई जन्म में उसको छोड़ दिया। अब तीसरी किसी से शादी की है, अब वो यहाँ के इंडिया वापस आके नाला सुपारा में सेटल है। एंड नाउ उसका हस्बैंड उससे बोल रहा है कि मैं फिर यूएस जा रहा हूँ और मैं वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा हस्बैंड का सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सेक्स इज अ सोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ, सेक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम। उसने अब तक तो 4 औरतों की लाइफ खराब की और अब फिर जाके बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। उसके ऊपर एफआईआर बना के मैं इसको अंदर डालूंगी। फिर कोई भी फाउंडेशन खड़े हो जाओ कि मर्दों के लिए बुरा करती, भाई आप सब तरफ देखो। सॉरी, प्लीज डू इट। जैसे कि हमें आपने इस बात का जिक्र किया कि उसने 4 औरतों की जिंदगी बर्बाद की। 4 औरतें कर क्या रही? देखो, जब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि औरतें नहीं बनाती बेवकूफ। जब बात कमरे तक होती है तब इनकी इज्जत सही है, सेफ है इज्जत, लेकिन बात जब चौराहे पर जाती है तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। मैं किनकी बात कर रहा हूँ? उन लड़कियों के माँ बाप की बात कर रहा हूँ जो उनको करने से रोकती है। अब उनकी बेटी की शादी होगी, तलाक हो गया, वो दूसरा तो शादी करेगा नहीं जब तक वो तलाक देगा नहीं। एक बात बता रहा हूँ जनरली, 4 तो लड़कियों की शादी हो चुकी है, तब तक वो तलाक देगा नहीं, उनकी दूसरी शादी होगी भी नहीं। नहीं, सुनो ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इन मुस्लिम रिलीजन लड़कियां जो है वो खुला ले सकती है, उसमें पति की परमिशन। आप देखो 2 दिन पहले का मैंने पोस्ट शेयर किया है। ये आप जमीनी कानून की बात कर रही है? हाँ, जमीनी कानून। क्या शरीयत इसको इजाजत देती है? शरीयत सेल्फ खुला ले सकती है लड़कियां, पता नहीं, मैंने तो खुला ही लिया था मैंने, लेकिन यस ऑफ कोर्स आई टुक इट बाय माय हस्बैंड, हमने खुला ऑफिशियल लिया था। वो देंगे तब ना। हाँ, देंगे तो। लेकिन मर्द अगर चाहे इस्लाम में मैं तुझे तलाक 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 दे, तो तलाक हो गया। हाँ, हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। अब उस बंदी का तलाक हो ही गया ना। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जमीनी कानून की बात कर रही है कि शरीयत की बात कर रही है? नहीं, मैं जमीनी कानून की बात कर रही हूँ। मैं शरीयत आप किसको मानती है? मैं ओनली हमारे देश के संविधान को मानती हूँ। तो आप शरीयत को नहीं मानती? शरीयत को समझती हूँ, मान के चलूंगी तो मैं देश में रह नहीं पाऊंगी। अच्छा, ये बात को आपको भी समझना होगा साहिल। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, अगर मैं आवाम को कहूंगी कि आप शरीयत के कानून मानो तो आप देश के कानून तोड़ोगे। इससे बेहतर है कि आप देश के कानून मानो तो अल्टीमेटली आप शरीयत के कानूनों का पालन कर लोगे। आखिरी सवाल जी, हुजूर ने किन औरतों के सर पे हाथ रखने के लिए बोला है? बेवा, यतीम, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा है उनके। लेकिन हमारे क्या वैसा हकीकत में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब सब नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। शादीशुदा मर्दों का थोड़ा ट्रेंड बता देने, लेट अस स्पीक अबाउट। हमारे तो एक तो देखो, जो पुराने जमाने के लोग, बेटा वो कर्टन क्लोज कर, हमारे जो पुराने जमाने के जो लोग हैं, मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन, उन्होंने अब की जनरेशन को क्या बोला पता है? हमारे पति ऐसे थे, हमारी सास ऐसी थी, हमारे साथ इतना बुरा होता था, हमारे साथ उतना बुरा होता था। एक पेटेंट डिजाइन करके रखा है, तुम्हारे पति कितने भी आवारा है, यानी अपने बेटों को कवर करने के लिए कितने भी आवारा है, कितनी भी बंदियां डेट करते हैं, किस किस गटर में जाके मुंह डालते हैं,
गटर उनके खुद के बेटे होते हैं, तभी जाते हैं किसी गटर को चेक करने, करेक्ट। तो किसी भी गटर में जाके मुंह डालते हैं, लेकिन लास्ट में तू वाइफ है, हमारे घर की बहू है, वो आके तो तेरे पास ही रहता है। तो जब तक ये जो घटिया साइकोलॉजी बाहर नहीं आएगी, गटर छाप साइकोलॉजी, तो इस देश का भला नहीं होगा। आप शादी को क्या लगता नहीं आपको शादी का मजाक बना के रखा है? शादी जो जिस तरीके शादी अब ये आदमी ने 4 शादियां की, आपको लगता है शादी का एक मजाक बाजार बना के रखती है? मेरी बात सुनो, आपने पाया किसी को आपको चीट करते हुए, मेरी एडवाइस सुनो, इमीडिएट कंप्लेंट करो। आपने पाया, मेरे पास अभी 2 दिन पहले कोई एक ऐसा मैटर आया था जिसमें लड़का यहाँ पे कंप्लेनर था, ही गॉट ट्रैप बाय अ गर्ल, ठीक है। मैंने उसको एडवाइस किया एज ए एल्डर सिस्टर, क्योंकि मैं किसी को भी इमीडिएट एफआईआर के लिए नहीं बोलती। मैं बोलती हूँ पहले इसको जिस तरह बैठ के सुलझा पाओ सुलझा लो। लेकिन अगर आपको किसी ने फाइनेंशियली, फिजिकली या प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया इन कमिटमेंट ऑफ एनीथिंग, या आपको किसी ने भी टॉर्चर किया है, तो छोड़ो मत। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, वायलेंस इन बेडरूम हो, वायलेंस बिटवीन द कपल्स हो, और वो जो 2 टके के बॉयफ्रेंड्स, मैं उन बॉयफ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ जिम जाते हैं, रेडी होते हैं, अपने आप में वो खर्चा करवाते हैं उस लड़की से जो उसके प्यार में पागल है, और वैसे ही 4-5 को तो पागल करके रखते हैं। इनका खर्चा ही वैसे निकलता है। ये जो रोज की जो स्टोरी पोस्ट करते हैं खाते हुए, ये करते हैं, मैं सारों को नहीं बोल रही, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सिमिलर। लड़कियां भी है वैसी भाई, लड़कियां भी है वैसी। ये जो जाते हैं एकदम रेडी होके, मेकअप करके, टचअप, ये वो एकदम फिट फाट एंड ऑल, वाओ 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 वाओ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। काम क्या करते हैं आपके जब दिन, आप एक्चुअली है ना, मैंने एक वकील का पोस्ट पढ़ा था, उसने लिखा था इंडिया को अपना ट्रेडिशनल ट्रेंड चेंज करना चाहिए। शादियों में जूता चुराई की रस्म में दूल्हे का जूता छोड़ के फोन चुराओ। 51,000 नहीं 5 लाख रुपए देगा फोन चुराने पे, वो फोन वापस पाने के लिए शादी के दिन। तो ये रियलिटी है, इतने इतने राज छुपे हैं। तो शादी को खेल मत बनाइए। आपको लगता है आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है और अगर वो मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो प्लीज आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। एंड मुझ तक पहुंचने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। प्लीज लेट इस बी वेरी क्लियर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जी प्लीज, कि आप जब से लाइव वीडियो बना रही है, हाँ, आपने लोगों को एक वार्निंग दी है, समझाया है कि शादी करने वाले एजेंट से दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे, मैट्रोमनी से दूर रहे। बिल्कुल। फिर भी लोग एजेंट के जरिए शादी करा रहे हैं, और जब बेटियों की जिंदगी बर्बाद होती है तब आके बोलती है हमें क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। जब इंसान बाजार जाता है तो कपड़े को भी टटोलता है, सब्जियों को भी टटोलता है, तो शादी के मामले में ये चीजें क्यों नहीं होती? ज्यादा जज्बाती होते हैं। एक्चुअली शादी है ना 2 टर्म का बिजनेस हो गया। एक तो देखो जो कम एज में लड़कपन में शादी कर ले रहे हैं, जो कपल्स कर लेते हैं खुद की मर्जी से, ये अटैचमेंट, इंपैक्चुएशन, अट्रैक्शन, और ये समझते कि यही प्यार है, शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद में, दिन भर के बाद में रात होती है, अंडरस्टूड, ये पूरा दिन तुमने निकाल लिया, अगले दिन जब सुबह होती है ना तो अल्टीमेटली भूख लगती है। तो जो भूख लगती है तो वो जो प्लेट में खाना होता है ना, वो खाना कहाँ से आएगा, वो सोचते वक्त 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल जितना खींच सकते हैं आप अपनी लव मैरिज को आप खींचने की कोशिश करके। दोनों में से किसी एक को है ना, वो बोलते ना मशाल बन के खड़ा होना पड़ता है पानी बहते हुए पानी पे, तो दूसरा जो उसको पकड़ के हैंड कर सकता है। लेकिन अगर दोनों लेटे रहेंगे ना तो साथ में बह जाएंगे। तो जब भूख लगती है ना तो प्यार है ना घर के अंदर से ना खिड़की से बाहर निकलता है, मेरे अब्बा कहते थे। सो शादी का मजाक बनाना बंद करो। और जो माँ बाप अपने कमीनों बेटों को उनकी अय्याशियों में देखते हुए उनको सुधारने के लिए दुकान पे बैठे बिजनेस संभाले, या लफड़े झगड़े कम करे, या ड्रग्स थोड़ा कम कर दे, समझे, सही पैटर्न पे आ जाए, अपने बेटों को सुधारने के लिए औरतें अपनी बहुएं लेकर आ रही है घर पे। बताओ, मतलब तुम बहू शादी करके ला रही हो कि डॉक्टर ला रहे हो बे? हाँ, लेकिन आपके सामने ऐसे भी केसेस आई है कि लड़की को शादी होने के बाद पता चलता है उसका कहीं अफेयर है, वो कभी शराब पी रहा है, वो ड्रग्स, मैं उसको सुधारूंगी। ऐसी लड़कियों को क्या बोलना चाहिए कि इनको पता है कि आगे कुआं है फिर भी कूद जाती है? अभी हाल फिलहाल में से एक लड़की का तलाक हुआ है कि उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड, उसका अफेयर है, मैं इसको सुधार लूंगी और ये सुधर जाएगा,
और ये इसके नशे भी बंद कर देगा, हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। लड़की की शादी 1.5 साल चली, बिकॉज लड़का तो सुधरने से रहा। आप एक बात समझ लीजिए, आप चाहे मर्द हो या औरत हो, आपका पति अय्याश हो या आपकी पत्नी अय्याश हो, जो अय्याशी का पैटर्न है ना, वो ऐसा एक स्केल है। जो बॉडी के अंदर का फर्मा है ना, फर्मा वो डिफेक्टेड है। आप वो फर्मे को क्लीन करने के लिए तीर्थ यात्रा कर लो, हज कर लो, उम्रा कर लो, या किसी गटर में जाके मुंह धो लो, फिर वापस आओगे, फिर वापस आके आपने वो रिपीट करना है। तो बेसिकली पैटर्न चेंज नहीं होता है। आपको पता चल गया आपका पार्टनर फ्रॉड है, आपका रिलेशनशिप एक धोखे में है, और आप ये धोखा जिंदगी भर बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप सोच लो कि डेली इस कप में मुझे पता है कि जहर है, और ये जहर मुझे जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डेली पीना है धीरे धीरे। फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना बंद करो, फिर हो जाओ प्रैक्टिकल। वैसे भी हमारी सरकार ने छूट तो दे दी है, जैसे को तैसा। पति कमीना तो आप उसकी मां बन के बताओ, पत्नी अगर खलनायिका तो आप उसके बाप बनो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर लीगल, डोंट लीव द चांस, एंजॉय योर लाइफ, बट हाँ स्टे सेफ, यूज प्रिकॉशंस। यस इस मैसेज के माध्यम से आप क्या बताना चाह रही है आवाम को? जैसा आपका पति है उसको वैसा जवाब दो, ठीक है? और जैसी आपकी पत्नी है, यानी कि मर्द जाके बाहर अफेयर करे तो चलता है, औरतों को अलाउड नहीं। यानी कि तुम करे तो चमत्कार और हम करे तो बलात्कार। नहीं, वो मेरे डैडी बोलते थे, खुद को दूसरों को राय देते हैं लोग और खुद के लिए जीरा रखते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली लोग दूसरों को जितना बुरा बोलना वो बोलते हैं, खुद के लिए सब अच्छी चीजें डिजर्व करके रखते हैं। सीखो यार, हर दिन जिंदगी में कुछ नया सीखने मिलता है। जब आज कल शायद ड्राइव करते वक्त, आज की बात है मॉर्निंग की, एक सवाल, हाँ, हम ट्रांसफरेबल डिजीज के ऊपर बात कर रहे थे। सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो एक दूसरे को छींकने से फैल जाता है। जब हम एसी में एक ही शेल्टर के अंदर हैं और एक ही एसी में वेंटिलेशन में, तो ऑब्वियसली हमको बुखार भी एक दूसरे से फैलता है। तो ये नहीं भी होगा एसी तो भी फैलेगा, बिकॉज बुखार फैलता है। तो मैंने करीम को पूछा, तुझे ये सब्जेक्ट याद नहीं है? बोलता है याद नहीं है। बेसिकली 5th स्टैंडर्ड में था ये सब्जेक्ट। कौन सी बीमारी एक से दूसरे को फैलती, कौन सी बीमारियां नहीं फैलती हैं, और ये इसके ऊपर हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आप समझते हैं स्कूल जाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। अरे जब तुम प्रैक्टिकल जिंदगी में बड़े हो जाओगे, आप स्टेज ऑफ लाइफ पे आओगे, तो आप देखोगे कि रोजमर्रा की लाइफ में आपके स्कूल के हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन और हर एक आंसर आता जरूर है। इसलिए स्कूल और ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं है। जो नहीं अफोर्ड करते वो स्कूल जाए, आप ऑनलाइन पढ़िए, बहुत कुछ है। अभी तो हमारे देश में नहीं, दुनिया में सुविधाएं बहुत है पढ़ने की। तो अगर आपको अपने परिवार को और अपने घटिया और गंदगी वाली सोच से बाहर निकलना है, तो एजुकेशन इज ओनली की। बाकी आप दूसरे तलवार कितने भी रख लो, कितने भी बड़े गुंडे बनो, आखिर जाना तो जेल है ना? खैर दोस्तों, विदा लेती हूँ। कुछ बचा तो नहीं है ना? लेना तो विदा, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो। मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना है, हाँ, इस वीडियो के माध्यम से। जी बिल्कुल। जहाँ पे शरीयत की जरूरत है वहाँ पे शरीयत का इस्तेमाल होना चाहिए, बेशक होना और चाहिए। जहाँ पे कानून की जरूरत है वहाँ पे कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। हर जगह पे वो चीजें लागू नहीं होती। बेशक। जमीन का कानून जमीन पर चलना चाहिए, और जो शरीयतन कानून जो है जहाँ पे जरूरत है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना। जिस तरीके से शरीयत में लिखा है 4 शादी जायज है, लेकिन वो जानना भी जरूरी है। मुझे बताओ शरीयत के हिसाब से, मुझे वो एग्जाम्पल उठा के बता दो, शरीयत के हिसाब से किसने 4 शादियां की है, और पहली बीवी जो अच्छे घराने से लाए थे, और 3 गरीब घर की बेवा, विधवा, और क्या बोलते हैं उसको, अनाथ, है ना, या ऑर्फनेज से किसी गरीब को किया, ऐसी 3 बीवियां रखी है। वैसा एक एग्जाम्पल इंडिया में मेरे को बाहर का नहीं चाहिए, बाहर का कुछ भी एग्जाम्पल नहीं, मैं सिर्फ मेरे देश से मतलब है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल ला के बताओ, फिर वो तीनों गरीब तबके की लाई हुई बीवियों को अपनी फर्स्ट वाइफ के बराबर का दर्जा दिया। औकात है ना, बॉयफ्रेंड की नहीं होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी के बराबर का दर्जा दे। तो दूसरी शादी करने के तो बारे में सोचे ना इंडिया में लोग, समझ में आया? शादियों में जो लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, वो एटीएम कार्ड है ना हमारे देश में। बच्चे पैदा होना मतलब एटीएम कार्ड पैदा किया माँ बाप ने। ये जो लाखों रुपया कर्जा लेके जो बच्चों की शादी की जा रही है, शरीयत तो इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रहा है। शरीयत तो आज भी कहता है कि आपको लेन देन नहीं करनी, और वही हमारे कानून कहता है। वेल दोस्तों, कल जरूर मिलूंगी, और फ्रॉड्स एंड फ्रॉडुलेंस के ऊपर फर्दर मुझे बहुत सारे डिस्कशन करने हैं। हाँ, कुछ
क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों के साथ मेरे पिछले कुछ दिनों से कम्युनिकेशन चालू है जो मेरे अपने भी हैं और बहुत बड़े धोखेबाज भी निकले। अपने मतलब खून का रिश्ता नहीं है, बनाए हुए अपने। पता है ना, धोखा कौन खाता है? जिसका दिल मासूम होता है, जो खुद जिसमें अभी भी मासूमियत होती वही धोखा खाता है। वरना ये जमाने में कोई किसी को पैसे नहीं देता है ना। फिर अपने पैसे के लिए रोज सुबह उस इंसान को फोन लगाऊं मैं जिसको मैं अभी क्या बोलूं, जाने दो, छोड़ो। बड़ी बात करूं तो अब क्या है ना, इतना तो मुझे तजुर्बा हो गया है कि अगर मैं किसी को गाली भी दूंगी ना लाइव वीडियो में, वो भी फेमस हो जाएगा, है ना। तो सोच समझ के बोलूंगा, ये सब साइड में रखो। मैं कौन हूं याद है, मेरे फेवरेट्स को बोल दूं, मौका मिला तो जरूर खातिरदारी करूंगी इंशाल्लाह। दोस्तों जितने क्या बोलते हैं दुश्मन साई अपने आप को दुश्मन समझते हैं, एक आध सामने तो आके बताओ कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। ऐसा कोई तो एक सामने हो, टॉम डिक एंड हैरी। पीछे बैठ के क्या ये गिल्ली डंडा खेल रहे हो? आओ सामने आओ, टूर्नामेंट खेलते हैं। मियाँ भाई का बच्चा और भी बहुत कड़क हो गया। सुने, जिसको भी जब भी मन करे ना अपनी ताकत दिखाने का तो मेरे सामने आना, और मैं एक ही बात बोलूंगी, मेरे सामने कपड़े पहन के लड़ना है या कपड़े पहने बिना लड़ना है, अकेले लड़ना है या 200-400 लगेंगे वो भी बता देना। जिसको भी लड़ना है ना वो खुद आके लड़ना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों। कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आपके ऊपर अपने एरिया का लुक्खा डॉन, ये गली कूचे का भाई, वहां की कोई आपा, वहां का कोई एक नया डॉन बनता है। हर गली कूचे में एक नया डॉन और एक नया भाई बनता है। तो मैं पिछले 20 साल से सब कुछ बहुत देखते हैं, बहुत। हर एक गली में एक नया लुक्खा डॉन अपने आप को डॉन समझता है। समझ में आया? ऐसे बहुतों को ना सही जगह पहुंचा है, और ऐसे बहुतों की चमचागिरी करने वालों को है ना वो एमएलए पसंद करते होंगे, एमपी पसंद करते होंगे, क्योंकि उनको वो क्राउड की जरूरत पड़ती होगी जो एन मौके पे लफड़े करे और लफड़े क्रिएट करे। समझ में आया? मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास अपनी सोर्स बहुत है। कभी आपको ऐसा लगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आज भी वो लड़की एक फोन की बताई कि उसका बच्चा छीनने आया, एरिया के डॉन है उसके रिलेटिव्स, उसके इन-लॉज, तो कहते बच्चा छीन लेंगे। लेकिन अभी यहाँ आगे तो बच्चे की फोटो भी नहीं छीन सकते। बड़ी बात से तौबा, अल्लाह खैर करे। खैर दोस्तों, विदा लेती हूँ, कल मिलती हूँ जरूर, थोड़ी सी जल्दी है। बितौलिया अल्लाह, जय हिंद।